मोहम्मद अहमद आसिफ हो गया। अब्दुल अजीज कौन है? अब्दुल अजीज, अच्छा। और विनोद कुमार, अच्छा। ये क्या है? अब्दुल रबी, अजय तलरीजा, अजय सागर ओद, ये क्या है? बरखा खत्री, अच्छा। गजानन, जय शंकर बच्चन, बच्चन ही क्या है? ये नहीं आया। गजानन भी नहीं है, गजानन, अच्छा। मोहम्मद अरसलान नहीं है। पीयूष कुमार, अच्छा। आनंद कुमार, मंजूर चांडियो नहीं आया। मुस्कान, अच्छा। सुजल कुमार, प्रीत करीरा, अच्छा। सानी जहरा, दानिश कुमार आ जाए। असद अब्बास, अब्दुल कादिर, कौन है अब्दुल कादिर? जैद अस्कानी, सारंग सोमरो, ताहा इमरान, जैन आसिफ, सुरक्षा कुमारी, कौन है सुरक्षा कुमारी? ताहा इमरान का है, आप हैं। और जैन आसिफ नहीं है, अच्छा। हीरा नान, हीरा नान, अतीबा दाऊद पोता, अच्छा। अब आखिर में जो रह गए आ गए वो आखिर में लगवा लें, अभी नहीं लगा सकता, माजरत। लगाऊंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन एंड में। अब आ जाए, आ जाए। पेपर पहले दिखाऊंगा तो मछली बाजार बन जाएगा, फिर तुम लोग कहां पढ़ोगे। अच्छा, ये 6 सिस्टम थे: गवर्नमेंटल, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मोनार्की, और उससे आगे बढ़कर ओलिगार्ची। हाँ ठीक है, यहां तक हो गया था। इससे आगे से है ना हमारा। जी हाँ, पेपर दिखाता हूं, अभी रुक जाओ। अच्छा जी, इनकी एग्जाम्पल भी हो गई। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, ये डिवाइडेड होता है 3 किस्मों के अंदर, 3 टाइप्स में है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, और 3rd नंबर पे देखो भाई, बताओ। हाँ, समझ आ रहा है? एग्जीक्यूटिव में जिसको आप कहते हैं सतह आला की गवर्नमेंट, क्या उधर कर दो, फेडरल कैबिनेट के थ्रू जो बनती है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिसका हिस्सा प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट के पास चूंकि इख्तियारात नहीं होते, इसीलिए इसको पार्लियामेंट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। असल जो बेस कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, उससे आगे वो फेडरल कैबिनेट बनाता है अजय, और जिसमें मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स होते हैं। 2nd नंबर पे पार्लियामेंट है, जिसके अंडर जो है वो प्रेसिडेंट भी आता है, उसके तहत सेनेट है और नेशनल असेंबली है।
जिसके मातहत जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज भी आती हैं। थर्ड नंबर पे जुडिशरी सिस्टम में आ जाए, जो आपका अदलिया कहलाती है, यानी कि इंसाफ पर मबनी जो तमाम अहकामात करती है, चलाती है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर जो है वो फेडरल शरिया कोर्ट आती है, प्रोविंशियल एंड हाई कोर्ट्स आती है, और मोहतसिबे आला आते हैं जो सारा हिसाब किताब करने के और उसके तमाम इंतजामात उमूर के वो जिम्मेदार हैं। सिटी कोर्ट्स भी उसके मातहत आ जाती है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के। अब आगे चलो, ये एक स्ट्रक्चर आ गया। एग्जीक्यूटिव क्या होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आ जाएंगे, और फेडरल जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो उसमें ऐड हो जाती है। यहां पर मजलिस शूरा आ जाती है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट कहलाता है, तो इस बुनियाद पर हमारा सारा निज़ाम शरिया एडवाइजर्स पे चलना चाहिए, शरिया कोर्ट्स में उनका फैसला होना चाहिए। तमाम एक ऐसी बड़ी जमात होना जो उलामा और मुफ्तियान कराम पर डिपेंड करती हो टोटली, और उनके फैसले फाइनलाइज होने के बाद फिर मुल्क पर उनके फैसलों का इम्प्लीमेंट इंदराज होना जरूरी चाहिए। कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान का नाम है उसके मुताबिक तो यही कानून और उसूल चलना चाहिए, लेकिन ये साइड लाइन लगा हुआ है। नेशनल असेंबली और सेनेट जो है, जहां पर आपके दीन के एतबार से जाहिल जज लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए, जिनको कलमा भी पढ़ना नहीं आता, सूरे इखलास भी नहीं पढ़ सकते और सूरे कौसर भी नहीं पढ़ सकते, सूरे फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाह से वो नहीं पढ़ सकते, और वो आपके कानून साजी करते हैं, वो कवानीन बनाते हैं, तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हाल हुआ है। अच्छा, उससे आगे आ जाओ, पाकिस्तान इलेक्शंस 2018 जो हुए, अब आगे मजीद होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इस एतबार से बनता है, ठीक है ना। उसमें क्या है, नेशनल असेंबली है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें जो हासिल कर लेता है, चाहे वो भगोड़ा हो, बागी हो या मैट्रिक पास भी ना हो, तो कानून अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का यही है कि वो आपका वजीर आजम बन सकता है। बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा जिसके पास इख्तियारात है उसी के लिए कोई शराइत नहीं है कि वो आपके पूरे मुल्क को चलाएगा। वो भी कठपुतली होता है, उसने क्या करना होता है, बस इशारों पर ही चलना पड़ता है बेचारे को। वो खुद 4 साल गुजार के भी वो कहता है, 2 साल गुजार के भी कहता है, 5 साल या 3 हुकूमतें गुजार के भी कहता है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो तुम फिर एक डॉल की तरह, बस गुड्डे की तरह बैठे हुए थे, तुम्हें जिधर घुमा रहे थे वहीं घूम रहे थे, मुड़ रहे थे। बस ये एक बिजनेस बन गया है। एक क्या बन गया भाई, कारोबार है, बड़ा कारोबार, ठीक है ना। जितना पैसा बटोर सकते हैं बटोर लो, और गरीब बेचारा जो नीचे है वो मरता जा रहे, टैक्स दे दे के, और ऊपर वाले वो उनको खाते जा रहे हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत भी। सिस्टम सारा यही होता है जो तुम्हें पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको अलग से समझाऊंगा, देखो ऐसा ऐसा होता है, सब तुम्हारी आंखों के सामने हो जाता है, और लेके उड़ जाते हैं आपके तरफ से सारी सीटें। आपका उसके अंदर कोई इतना ज्यादा अमल दखल नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक होता भी है। इसीलिए जाकर किसी सही बंदे को वोट देना चाहिए। जो लोग वोट नहीं कास्ट करते हैं ये अपने ऊपर भी बड़ा जुल्म करते हैं, और इनके मुतालिक ये भी लिखा है कि चूंकि इनका हक फिर दूसरे गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये हराम गुना है, बड़ा गुना, छोटा गुना भी नहीं है। आपको वो 5 साल तक उसका गुना मिलता रहेगा रोजाना, क्योंकि आपने सही बंदे को जाकर, अब आप बोलेंगे सही कौन है, तो देखें अंधों के अंदर भी जो काड़ा होता है वो सही होता है। जो सारे अंधे हैं, एक को थोड़ा सा भी नजर आता है तो वो सही कहलाता है, लोग उसकी बात को मानेंगे कि यार इधर जाना है, वो कहेगा इधर खड्डा है तो आप नहीं उधर चलेंगे। हाँ, अगर अंधा बंदा बोलेगा अरे यार इधर खड्डा है, तो आप बोलेंगे अरे यार इसको क्या पता है, मुझे तो नजर आ रहा है इधर कोई खड्डा नहीं है। तो मसला ये है कि फिर कोई कम बुरा भी है ना, वो सही है, मजबूरी के तहत वो अच्छा है। हाँ, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया में मौलवी की है। बस ये आप माने ना माने, आप चाहे लाख गालियां दें, बुरा भला के, इस दुनिया के अंदर हमने जो देखा है अब तक, आप भी देख चुके हैं, आप भले माने ना माने,
क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हूं ना, किसी की भी तरफ नहीं हूं, मैं बिल्कुल जिसको कहा जाए ना न्यूट्रल बंदा हूं, न्यूट्रल बंदा। लेकिन मैं उसको मानता हूं जो मुझे बैक हैंड स्क्रीन पर सही नजर आता है। जो आपको मीडिया और सोशल मीडिया या आपका जो भी ये इर्द गिर्द के सारा माहौल है ये आपको दिखाता है ना, मैं उसको नहीं मानता। मैं वो पीछे जाकर देखता हूं, पीछे से वहां से बंदा सब चेक हो जाते हैं। तो वहां से अब ये है कि जो हमें समझ आया है ना, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है वो किसकी है भाई? मौलवी की है। उनके तलबा से भी पूरी दुनिया बड़ी डरती है। और उनको आप क्या कहते हैं? ये तो उनके बच्चे हैं। और इनके बड़े कौन है? वो ये हैं जिसको आप एक को क्या बोलते हो? ये बोलते हो। मौलाना आ रहा है, सुना है ना? उसने उन्होंने बोला कि अभी मैंने पाकिस्तान के अंदर की जो गद्दार थे अभी उनको उड़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताकत से जो बाहर वाली गद्दारी थी वो भी मैं उड़ा चुका हूं, लेकिन वो लोगों को अभी तक पता नहीं है। लोगों को तो अंदर की नजर आई है ना, सिर्फ बाहर की नजर ही नहीं आई। और बहुत बड़ा काम किया है, और पहले भी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं जिस पर आप इनको गालियां देते हैं, और लोग देंगे गालियां, क्योंकि जब बंदा अच्छा काम करेगा तो उसको गालियां पड़ेंगी। हाँ, वो अगर गंदे और गलीज और बुरे काम करेगा तो वो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हम खुद गंदे, इस वजह से हम उसको अच्छा कहते हैं कि यार हमें इस चीज की इजाजत मिल गई, बस हमें परमिशन मिल गई, ये काम हम रोड पे भी अब कर सकते हैं, इसलिए ये बंदा अच्छा है, क्योंकि हमें इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? फायदा मिल रहा है, अपना मकसद पूरा हो रहा है। नई बात समझेंगे आप। तो बहरहाल अल्लाह के बाद बड़ी ताकत सबसे अल्लाह ने खुद बनाई है, जिनकी बात पर अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं अपने फैसले भी बदल देता हूं। ये लोग ऐसे होते हैं, जब ये हाथ उठाते हैं, अल्लाह ने कोई फैसला किया होता है, अल्लाह वो भी चेंज करते हैं। बहरहाल टॉपिक से हम आगे पीछे जा रहे हैं। अब ये प्रोसीजर क्या होगा इसका, ये समझ लो। कानून साजी का जो तरीकेकार है, यानी कि इसका जो पैटर्न है, प्रोसीजर है, वो यहां पर बता रहे हैं। कोई स्टूडेंट पढ़ ले इसको जरा जोर से, तो मैं आगे समझाऊं। कौन है जो इसको रीड कर लेगा? कर ले, आप पढ़ लें, हिम्मत करें। The federal budget and all the finance bills. In case of the other bills, the president may prevent the passage unless the legislation in joint sitting overrules the president by a majority of the members of both houses present and voting. Unlike the National Assembly, the Senate cannot be resolved by the president. देखो यहां पर यह बता रहे हैं कि सेनेट और कौमी असेंबली, ये दोनों फाइनेंसिंग का जितना भी आपका पूरा चैप्टर है ना, उसको डील करते हैं। यानी कि फाइनेंस क्या होता है कि आपके मुल्क की जितने भी अखराजात हो रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहे हैं, जितनी भी बिलिंग है, जितने उनके बिल्स बन रहे हैं, और गवर्नमेंट के अंदर सबसे अहम पॉइंट यही है कि जो गवर्नमेंट का एक खजाना होता है ना, उसमें से पैसे को कैसे निकाला जाए, उसका एक अंग्रेजी प्रोसीजर रखा गया है जो अंग्रेज के कानून के मुताबिक है। ये सब हम जो यहाँ पे पढ़ लें तो ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, इसी वजह से बड़ी दो नंबरी होती है। अगरचे वो भी बहुत टिपिकल तरीका है अंग्रेज का, लेकिन हमारे लोग माशाल्लाह उसमें भी बड़े रास्ते बड़ी आसानी से बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। नकली बिल बनाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और नॉर्मली यही होता है। इसी तरह हमारा खजाना खाली होता रहता है। आ जाओ, अब सेनेट और कौमी असेंबली दोनों फाइनेंस बिल्स के अलावा कानून साजी भी कर सकते हैं, यानी कि जितने भी कानून बिल्कुल स्टार्ट से बनाने हैं, या जो पिछले कानून है उनके अंदर अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो ये काम भी इस सेनेट के पास होता है। इस प्रोसीजर के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली, जिसको आप नेशनल असेंबली कहते हैं, ये मिलकर वो दोनों काम कर सकते हैं।
जितना आपका बजट पेश होता है विफाकी यानी कि फेडरल, और उसके अलावा तमाम फाइनेंस के जितने भी बिल हैं, इसकी भी मंजूरी, इसको अप्रूव कौन करता है? ये दो इदारे करते हैं। कौन से दो इदारे? नेशनल असेंबली और आपका सेनेट करता है। इस चीज को सिर्फ और सिर्फ जो है ना आखिर में सदर की मंजूरी दी जाती है, यानी कि उसके साइन होना इस पर जरूरी होते हैं। हाँ, सदर इसको दो सूरतों में रोक सकता है। दो कंडीशन ऐसी हैं कि सदर उसको भी रोक सकता है कि किसी बिल पे साइन नहीं कर रहा, या फिर किसी कानून को बनने से वो रोक रहा है। उसकी दो सूरतें क्या होंगी? पहली ये होगी कि जो इन तमाम सेनेट और नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबरान हैं, वो अगर किसी एक चीज के ऊपर जमा नहीं हो रहे, मुत्तफिक नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हीं बिल्स पर, उन्हीं कवानीन के ऊपर सदर जो है साइन करता है कि जिसमें नेशनल असेंबली के अक्सरियत और इसी तरह सेनेट की अक्सरियत का इत्तेफाक होगा, यानी कि वो उस पर राजी होंगे। तो अगर नहीं हो रहे, आ जाए भी, वो उसको रोक सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो वोटिंग तक भी इस मामले को रोक सकता है कि भाई तमाम से सबसे जो है इस पर वोट हासिल किया जाएगा, उस वक्त तक के लिए इसको हम डिले करते हैं। तो वोटिंग कराने के लिए भी वो इस चीज को रोक सकता है। और सदर जो है ना इस सेनेट और आपकी नेशनल असेंबली को तहलील नहीं कर सकता, यानी कि डिस्पोज कहें या उसको कहें कि बिल्कुल खत्म कर देना, ये हक जो है वो सदर को, प्रेसिडेंट को हासिल नहीं होता। नई बात समझ आई? आसान उर्दू में मैंने समझाई है और अंग्रेजी में, इंग्लिश में यहां मौजूद है। क्या बात समझ नहीं आई इसमें? सदर को क्या हक हासिल है, वो क्या काम कर सकता है? सेनेट जो आपका है और नेशनल असेंबली है, ये मिलकर क्या काम करते हैं? इनका विजन क्या होता है? मकसद क्या है? गोल क्या है इनका? कि ये तमाम कवानीन स्टार्टिंग से एंड तक उनको नए सिरे से बना सकते हैं, आ जाए। उनमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, यानी कि चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक बंदे पर डिपेंड नहीं करता। जितने तमाम मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग के बाद अक्सरियत की बुनियाद पर यह काम होता है, और वो सारे ऐसे हैं कि उनको कुल अल्लाह भी पढ़ना नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ आ गई? और फैसले वो करते हैं कुरान हदीस के मुताबिक के सारे। दूसरे नंबर पे जितने आपके बिल्स हैं, यानी कि आपका सारा वो मामला जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको भी अप्रूव यही करते हैं दोनों। यानी कि पहले सेनेट में वो अप्रूव्ड होगा, उसके बाद वो आपके नेशनल असेंबली से जाएगा, वहां से भी पास हो गया तो वो क्लियर है। सदर को सिर्फ दो बातों का इख्तियार है कि वो दो कंडीशन में उसके साइन से चूंकि फाइनल होना है वो मामला, तो वो उसको रोक सकता है। एक वोटिंग कराने के लिए, और दूसरा अक्सरियत किसी चीज पर पॉजिटिव नहीं है, राजी नहीं है, तो उसको भी वो रोक सकता है। लेकिन इन सेनेट और नेशनल असेंबली को वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये उसके बाद इख्तियार नहीं है। समझ आई बात? नहीं आई? अब देखो नेक्स्ट जो है नेशनल असेंबली, क्या नहीं समझ आया भाई? किसको समझ नहीं आया या किसको समझ आ गया? समझ आया? रेड शर्ट वाले आपको समझ आया? क्या समझ आया? जो मैंने बताया बताया क्या, वो बताओ ना। क्या बताया? सेनेट और नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के मुतालिक क्या बताया? तो प्रेसिडेंट जो है वो इन तीनों में से किसी में इंक्लूड होता है या बस वो बिल्कुल अलग होता है? मतलब सेनेट या नेशनल असेंबली? ये तो उनका पार्ट है ना, यूं समझ लें कि उनका हेड है। देखें, आपने ये जो अभी स्ट्रक्चर पीछे देखा, इसको गौर से दोबारा देखें। ये जो है, तो इसमें देखो, आपने देखा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, तो यहां पे पार्लियामेंट के अंडर सबसे पहले कौन आया? प्रेसिडेंट, यानी कि सदर। इसके सिग्नेचर के बगैर सेनेट और नेशनल असेंबली के जितने भी फाइनेंस बिल होंगे और उसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होंगे, यानी कि कवानीन बनने के जितने भी मामलात हैं या उसमें अमेंडमेंट चेंजिंग होने के मामलात हैं, ये दोनों जो पास कर रहे हैं,
वो इसके साइन के बगैर आगे फाइनलाइज होंगे ही नहीं। ये पॉइंट समझाया मैंने यहां। लेकिन हाँ, क्या सवाल है? ये आप बोल रहे हैं सदर के पास इतने इख्तियारात हैं, अभी टाइम पहले जो बिल पास हुआ था सदर ने कहा था मैंने साइन किया ही नहीं। हाँ, उपयोग कर लेते हैं हमारे पाकिस्तान। देखें तरीका जो है ना, प्रोसीजर तो ये है, जो अंग्रेज का कानून है उसका प्रोसीजर, उसका तरीकेकार तो यही है जेन्युइन कि नेशनल असेंबली में पेश होगा, यहां से क्लियर हो गया, पास हो गया तो सेनेट में जाएगा, वहां से अप्रूव्ड हो गया तो आखिर में सदर उस पर फाइनलाइज साइन कर देगा कि भाई ये चीज क्लियर है, इसको कंफर्म कर दे, खत्म करें इसको, यानी कि या करना है तो करें। ठीक है ना, इन दो में से एक ही काम होगा। अब ये वो मामलात हैं जो प्रेसिडेंट के मातहत नीचे हो रहे हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं कि सदर साहब ने दस्तखत किया नहीं, वो तब भी जो है वो कैसे उनको बाईपास कर गया। तो हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर चूंकि ये अंग्रेज का कानून है तो बहुत सी चीजें बाईपास होती हैं। वो क्या होता है कि ये मेरा इंचार्ज अफसर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा बड़ा है, लेकिन क्या हुआ कि जी ये मेरा हालांकि बॉस है, इंचार्ज है, लेकिन मैंने ऊपर मेरे सोर्स थे, मैंने वहां से ताल्लुक लगाया, अब ये बेचारा भी कुछ नहीं कर पा रहा, ये चाह रहे कि इसका ये काम ना हो, ये इसको एलिजिबल ही नहीं करता, ये क्राइटेरिया में आता ही नहीं है, ये तो मैट्रिक पास भी नहीं है, ये तो डबल मास्टर्स की या पीएचडी की पोस्ट है, ये तो चाह रहा है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इंसाफ कर रहा है, लेकिन इससे ऊपर जो बॉस है, मेरी उधर सोर्स है, जो भी है इनसे ऊपर हेड है, डायरेक्टर है फॉर एग्जांपल, वो है ना प्राइम मिनिस्टर, बता तो रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर। अब क्या है कि इनको बाईपास कर दिया और मेरा काम हो गया, मैं वो मैट्रिक पास भी नहीं होते हुए और पीएचडी के एचओडी की पोस्ट पे मैं लग गया। और आप जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने शहर में, आपके ये सरकारी कॉलेजों के अंदर इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, वो इंटीरियर सिंध से, ठट्टा से, पता नहीं लड़काना से, कहां पंजाब की जगहों से उठकर आते हैं लोग, इधर इंटरव्यू देते हैं और 16-16, 17 ग्रेड पे लग जाते हैं आराम से। उन्हीं महकमों में हम जाके कल को अपने काम के लिए उनके पास बैठ गए होते हैं सामने, हालांकि हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और वो जाहिल होते हैं और वो अंगूठे छाप होते हैं, लेकिन वो देखो उधर से आकर इधर लग जाते हैं आराम से। ये कानून बनाया हुआ है। आप जो इस शहर के शहरी हैं, रहने वाले, जिनको सब चीजों का पता है, आपको नहीं वो सीट दी जाती, उनको दे दी जाती, अंग्रेज का कानून है। हाँ, भुट्टो ने माशाल्लाह उस कानून को ऐसा आगे बढ़ाया, वो चल रहा है अब तक। देखें कोई पढ़े लिखे लोग उस कानून को खत्म नहीं कर सके, कर ही नहीं पा रहे। हाँ, भुट्टो ने इसको फाइनलाइज किया था ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो था, सदर था, उसके पास इख्तियारात थे, उसने तो उसको भी डिसॉल्व कर दिया था ऊपर वाले को, क्योंकि वो आर्मी से भी उसका रिलेशन था, उससे ताल्लुक था। तुम्हारे लिए अच्छी थी ना, हमारे लिए थोड़ी पागल आदमी। अब उसके अंडर जो है प्रोविंशियल असेंबलीज भी आती हैं, ठीक है ना, यहां तक ये बात हो गई। मुमकिन है तुम्हें बात समझ आ गई होगी। आगे देखो नेशनल असेंबलीज, ये क्या है? कौमी असेंबली, यानी कि आप देखें द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज द कंट्रीज। कोई स्टूडेंट है पढ़ने वाला? वो पढ़ ले इसको जरा, इसमें बहुत छोटा है मेरे पास तो। सोविजन, हाँ कौन पढ़ेगा? आप पढ़ ले। हाँ, National Assembly of Pakistan is the country's sovereign legislative body. It is known as the lower house of federal parliament. Duration 5 years under Article of 58 of the Constitution. Composition: the National Assembly is a democratically elected body consisting of a local of 342 members, of which 272 seats are of directly elected members and 70 reserved seats for women and religious minorities. Members of National Assembly are known as MNA, member of National Assembly. Seats are allocated to each province depending on its population. देखिए हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इलाकों की, और हमारे यहाँ जो बाकायदा जो है इस वक्त जो है कराची के अंदर जो इन्होंने 7 डिवीजन बनाए हुए हैं,
टोटल 7वां अभी बना है। ये जो आपका है, अल्लाह भला करे, पानी से जो आता है आगे जाकर मनोड़ा वाला जो इन्होंने पूरा बना दिया है। पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, फिर उन्हीं के ही लोग आए। तो ये जो 7 डिवीजन इस वक्त बने हुए इधर कराची के अंदर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में तो ज्यादा है। अब इन डिवीजन के आबादी के एतबार से ये डिवाइड होते हैं। इसको जो डिवाइड किया उसके लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी मदद हासिल की गई जिस इदारे की, वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो मर्दमशुमारी का काम करता है। तो असल जब वो काउंटिंग दे देगा ऑथेंटिक ओरिजिनल किसी जगह की, उसकी बेस पर आगे ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे उसके लिए जो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है वो मिसाल के तौर पर जो है वो 5 लाख है। तो अब क्या होगा, ये अगर कंप्लीट हो गई तो वो एक अलग डिवीजन बन जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो तो ये सब डिवीजन बन के चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो जब डिवीजन बाकायदा पूरा काउंटिंग एक्यूरेट होने के बाद जब दे देगा वो इदारा, तो आगे प्रोसीजर में चला जाएगा। फिर उसको जो है बाकायदा एक डिवीजन बना दिया जाएगा और उसका हर चीफ और हर बंदा MNA MPA वगैरह सब अलग होंगे। इससे क्या होता है, जो एक्यूरेट गिनती पाकिस्तान की नहीं दी जा रही ना, वो बेसिक जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो यही है कि अगर कराची की एक्यूरेट पॉपुलेशन बता दी जाए, दिखा दी जाए कि भाई पूरे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जो है वो 32 करोड़ है फॉर एग्जांपल, और जिसमें से कराची में इस वक्त मौजूद लोग जो है वो 6 करोड़ लोग हैं, ठीक है, या कम से कम तो 5 करोड़ हैं ही। अगर ये 5 करोड़ जो है शो ऑफ कर दी जाए, हकीकत जो है वो बता दी जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, बहुत सारी चीजों का नुकसान होगा, जिनमें से 2-3 मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप डिग्री होल्डर्स को यहां पर अच्छी जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरे नंबर पे नुकसान ये होगा कि यहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े अस्पताल हर जगह बनना शुरू, मजबूरी हो जाएगी गवर्नमेंट की बनाना, उसके बगैर उनका क्राइटेरिया ही पूरा नहीं होगा, आगे से इमदाद हर चीज बंद हो जाएगी। जो मुल्क का अपना खजाना है वहां से पैसा निकालना उनके लिए अजाब काम हो जाएगा। ये सब मजबूरियां वो देखते हुए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अपने गठ जोड़ के साथ और फिर असल पॉपुलेशन को छुपाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये फैसिलिटेट ना हो जाए यहाँ की आवाम, क्योंकि यहाँ पर उनको फिर चप्पे चप्पे पे अच्छे अच्छे इदारे बनाने पड़ जाएंगे, आपको नौकरियां देनी पड़ जाएंगी और बड़े काम करने पड़ जाएंगे, उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अभी वो ही सारा जो पैसा है ना उन चीजों पे लगना है, वो उनकी तरफ चला जाता है इसी बहाने से, इसीलिए वो एक्यूरेट नहीं दिखा सकते। कौमी असेंबली, पाकिस्तान की कौमी असेंबली मुल्क का जो है खुद मुख्तार इदारा होता है, जो असल इसका काम ये होता है कि वो अपने ईमान जरी के मातहत रखते हुए कानून साजी करता है। यानी कि उसके नीचे भी कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनको सब असेंबलीज कहा जा सकता है, उनमें भी मेंबर्स। अच्छा जी, हाँ, फैन बंद करना है भाई, ये फैन बंद कर दो जरा उनका। अच्छा, वफाकी पार्लियामान, ये इसका जो टाइम पीरियड होता है, इनके तमाम मेंबरान जो अपनी सीटों पर मौजूद रहते हैं वो 5 साल का अरसा होता है। आइन के आर्टिकल 58 के मातहत रहते हुए इसको प्रोसीजर को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि तरकीब दिया गया है। ये जो कौमी असेंबली है, नेशनल असेंबली कहलाती है, ये किस कानून के तहत बनाई गई है वो आपको बता रहा हूं। आइन का आर्टिकल 58 के तहत इसको बनाया गया है। उस कानून के तहत इसका ये प्रोसीजर है कि ये 5 साल के अरसे तक वैलिड होगी, और इसकी टोटल नशिस्तें जो होंगी, सीटें, वो 342 होंगी, जिसमें से 272 जो भी सीटें हैं वो डायरेक्टली मुंतखब होंगे, डायरेक्टली चूजेबल है। इसी तरह 70 जो है ये इनडायरेक्ट है, यानी कि इनको इनडायरेक्ट चूज किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, इनको मतलब वोट किया जाता है, उसके बाद जो है ये
फाइनल होती हैं। कौमी असेंबली के मेंबरान को हम क्या कहते हैं? एमएनए कहा जाता है। यानी कि एमएनए मींस मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। हर सूबे की सीटें वो क्या होती हैं? स्पेशल होती है, मुख्तस की जाती है, और उनका जो डिपेंड करती है वो वहां की पॉपुलेशन के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसके एतबार से वो एलोकेट होंगी सीट्स, और उसके हिसाब से फिर आगे लोग उन सीटों पर आते हैं। और वो कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ये आप में जानते हैं अच्छी तरह। इसीलिए हमारे पढ़े लिखे लोगों को इन चीजों, इन जगहों में आगे बढ़ना जरूर चाहिए, ताकि निजाम, अंग्रेज के निजाम में दाखिल होकर ही हम कम से कम ठीक कर सकें। सेनेट इज द अपर, क्या है? लेजिस्लेटिव ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेटर ऑफ पाकिस्तान एंड टुगेदर विद द नेशनल असेंबली मेक्स अप द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सेनेट का भी जिक्र हुआ था अभी पहले। सेनेट क्या है? ये पाकिस्तान का दो ऐवानी मुकन्ना कहलाता है, यानी कि जो दो इदारों के ऊपर मुश्तमिल है। यानी कि बालाई कानून साज इदारा है, ये भी कानून साजी करता है, और कौमी असेंबली के साथ मिलकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो बनाता है। किस तरह से? पहली मर्तबा 1973 में ये पार्लियामेंट बुलाया गया था सेनेट के तहत, और पाकिस्तान के आईन आर्टिकल 59 के जरिए ये इख्तियारात दिए गए थे कि ये इदारा सेनेट का क्या करेगा? नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के साथ मिलकर उन कवानीन को आखिर तक बनवाएगा, ये इसकी जिम्मेदारी होगी। इसका टाइम पीरियड टोटल कितना होगा? 6 इयर्स का, 6 साल का होगा। और इसके आधे यानी कि हाफ जो मेंबरान है वो हर 3 साल के बाद रिटायर होंगे, यानी कि 3 साल का दौरानिया उनके पास सेनेट के अंदर होगा। उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा, उनकी जगह 3 साल के लिए दूसरा कोई मेंबर आएगा। इसको 104 मेंबर्स कंप्लीट करते हैं, और इसका भी डिपेंड करता है क्राइटेरिया उस सूबे की, उस इलाके की आबादी के मुताबिक। जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से इसकी भी सीटें डिवाइड की जाएंगी। ये उसका एक चार्ट है, यहां पर देख लो, इसको समझ लो। इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, बस नजर डाल लो, इतना ज्यादा इसके मुतालिक नहीं पूछा जाएगा। एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या है? रोल एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैव द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट वजीर आजम इसका हेड होगा, और पीएम इज अकाउंटेबल फॉर सिलेक्टिंग अ कैबिनेट को भी वो खुद अपने इख्तियार से वो करेगा, सिलेक्ट करेगा। कैबिनेट विल कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, उन पर मुश्तमिल है। स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट शुड एक्सीड 11% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट। देयर कैन बी ऑलमोस्ट 49 एसोसिएट्स ऑफ कैबिनेट। टोटल 39 लोग होंगे तकरीबन, जो वो आखिर करेगा, जिनको आप एक तरह से जो है वो वजीर लोग भी कहते हैं। वजीर जो कहला रहे होते हैं हमारे यहाँ तमाम मिनिस्ट्रीज के, जो एक तरह से सरपरस्ते आला होते हैं, यानी कि हर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जिसके मातहत वे फेडरल गवर्नमेंट की इदारे आते हैं बहुत सारे, हर मिनिस्ट्री के मातहत अलग अलग इदारे आते हैं। फूड की होगी वो अलग होगी, मेडिकल की होगी उसका अलग होगा, इसी तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी उसका अलग होगा, इसी तरह आपके जो है वो और भी हैं बहुत से। प्रेसिडेंट ये कौन होंगे? जो आपके मुल्क के सदर हैं, रियासत के सरबरा, इनका मुसलमान होना जरूरी है। हेड ऑफ स्टेट मस्ट बी मुस्लिम, नॉट लेस देन 45 ईयर, 45 साल से कम उम्र का आदमी सदर नहीं बन सकता, यानी कि अक्ल फारिग होने के बाद सदर बनेगा। और हमारे यहाँ तो 45 क्या 40 साल में बंदा, लोग खुद बोलते हैं कि 40 साल के बाद भूल जाओ अब सेहत, अब बीमारियां तुम्हें खा जाएंगी और लगेंगी जरूर। तो बहरहाल सदर का जो इंतखाब होगा ये पार्लियामेंट के जरिए, इलेक्टोरल कॉलेज, कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियों के जरिए 5 साल की मुद्दत तक के लिए एलिजिबल होता है। उसका टाइम पीरियड, ड्यूरेशन 5 साल का अरसा होता है।
one can be president for once but not more than 2 consecutive term। एक आदमी जो है ना ज्यादा से ज्यादा 2 दफा एक साथ कंटिन्यूअसली सदर बन सकता है, उसके बाद तीसरी दफा वो कंटिन्यूअसली सदर नहीं बन सकता, एक दफा गैप आ गया उसके बाद फिर वो दोबारा सदर बन सकता है। प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये जो मुल्क का सदर होगा ये किसके मशवरे पर अमल कर रहा होगा? वजीर आजम के। और गवर्नमेंट्स ऑफ 4 प्रोविंसेस, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन और आगे क्या है, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। 4 सूबों के गवर्नर, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सदर चूज करेगा, मुंतखब करेगा, किसको हमने तय करना है। पाकिस्तान का सदर मुमलिकत का रस्मी सरबरा और एक शख्सियत है, यानी कि जिसके पास पाकिस्तान का बड़ा ओहदा मौजूद है, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में भी आ जाए। बड़ी बड़ी सिविलियन कमांडर, चीफ और जितने भी कौम के रहनुमा है ना, सदर को वजीर आजम दाखिला और खारजी पॉलिसी के अंदर भी दाखिल नहीं होने देता। वजीर आजम उसके इख्तियारात को यहां पर रोकता है, लेकिन सदर का इतना ठीक है, इसके अंदर इख्तियार होता है कि वो इसमें मशवरा दे सकता है। वजीर आजम जिनको बिल्कुल आखिरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा रहे या और कोई बड़े ओहदे के ऊपर उसको फाइज कर रहा है, तो सदर भी उस तकरीब के अंदर जरूर शामिल होगा। अच्छा, आगे क्या है? द प्रेसिडेंट इज केप्ट इन्फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसीज। सदर इस बात का जिम्मेदार होता है कि वो जितनी भी खारजा और अंदरूनी पॉलिसियां हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, उन तमाम चीजों पर वजीर आजम को क्या करेगा? इन्फॉर्म करता रहेगा। और आगे क्या है? Constitution of Pakistan confer the president the powers of granting the pardons, reprieves and the control of the military. However, all appointments at higher commands of the military must be made by president on a required and necessary on consultation and approval from the prime minister. In addition, the constitution prohibits the president from exercising the authority of running the government। देखे, पाकिस्तान का आइन जो है ना, सदर को माफिया भी देने की इजाजत देता है। किसी को फांसी की सजा हो गई और सुप्रीम कोर्ट आखिर जाके वहां से भी जो है ना हो गया कि भाई हाँ इस बंदे को फांसी दे दी जाए, या और भी कोई ऐसी सजा है, तो सदर को वाहिद ये बंदा है कि जिसको इस चीज का इख्तियार है, वजीर आजम को भी नहीं है कि वो माफी दे सकता है, मोहलत भी दे सकता है और फौज को कंट्रोल करने के इख्तियारात भी दे सकता है। इसी वजह से फौज के आला कमानों में जितनी भी तकर्रुरियां होंगी, अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो सदर की तरफ से भी जरूरी करार दी जाती है। वजीर आजम की भी उसमें मुशावरत और कंफर्मेशन, मंजूरी भी उस पर ली जाती है। इसके अलावा आइन सदर को हुकूमत चलाने के इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कानून क्या है कि सदर को बहुत से इख्तियारात से पीछे हटा देता है, जबकि इस अंग्रेज के कानून के अंदर ऐसी बात है नहीं। ये कानूनी तौर पर अमेंडमेंट चेंजिंग जो है वो हमारे सियासतदानों ने करी है खुद से, और इसी में उनको पता था कि ज्यादा फायदा है। तभी इसी वजह से क्या होता है कि सदर भले भला और अच्छा बंदा भी हो, लेकिन वो मजबूर हो जाता है वजीर आजम के हाथों और वो बहुत से काम नहीं कर पाता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। असल आपके निजाम गवर्नमेंट का जो हेड है, सुपीरियर है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो तो अल्लाह की जात है। उसके बाद इंसानों में प्राइम मिनिस्टर है। हमारे कौम के एतबार से पाकिस्तान है, तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम है, ये तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, सरकारी भी गैर सरकारी भी, उनका हेड तस्वुर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। जो आपकी कौमी असेंबली है, उसके जितने भी मेंबरान हैं, उनके वोट पर आखिर ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो जीतता है। यानी कि वो वजीर अगर
खुद जीत रहे हैं और इनकी पार्टी के लोग हैं या नहीं भी है इनके हक में, आजाद उम्मीदवार भी आप सुनते हैं जिस तरह इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो वो भी अगर जीतकर इनका साथ दे देते हैं और इनको वोट कर देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये है। अच्छा, ड्यूरेशन इसका 5 ईयर से कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कानूनी एतबार से 5 साल की मुद्दत के लिए आता है। कंटिन्यूअसली क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर सर्व एज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन critical matters and plays an influential role in appointment in each branch of the military leadership as well as ensuring the control of the military through chairman joint chiefs। क्या मतलब? आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान के सदर के साथ अहम मुशीर के तौर पर काम कर रहा होता है और फौजी क़यादत के जितने भी ब्रांचेस है, शाखे हैं, उनमें वो अपॉइंटमेंट भी करता है और इस एतबार से वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के जरिए मिलिट्री को कंट्रोल भी कर रहा होता है। और वजीर आजम बनने के लिए तमाम शराइत जवाबित जो सदर वाली आपने पीछे पढ़ी है ना, वो इसके लिए भी है, ठीक है। सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें एज वाइज वहां पर 45 ईयर्स था, यहां पर 35 ईयर्स है, यानी कि 35 साल का भी बंदा जो मैच्योर है वो वजीर आजम बन सकता है। उसके अहल होने के लिए ये जरूरी है, भले वो मैट्रिक पास हो ना हो, वो कोई मसला नहीं है, खैर है उसकी, पढ़ना लिखना ना हो, ना आता हो। 25 वाला इसलिए नहीं, वो तो इकरा यूनिवर्सिटी में होगा ना। इकरा यूनिवर्सिटी वाला कैसे बनाओगे लड़का 25 साल का वजीर आजम, और वो अनाड़ी भी होगा। लेकिन शरीयत ये कहती है कि 40 साल कम अज कम होना चाहिए, क्योंकि नबूवत भी 40 साल एक दिन पर नबियों को मिली है आमतौर पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाहिरी एतबार से नबूवत कब मिली है? जब आप 40 साल एक दिन के थे तो उस एक दिन पे आपको नबूवत मिल गई, अल्लाह ताला ने नबी बना दिया, यानी कि जाहिरी एतबार से आपको नबूवत देकर चले गए गारे हिरा के अंदर। आपको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का क्राइटेरिया जो आपने पढ़ा। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, अभी कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, ब्रेक क्या दो, क्या हुआ ऐसा? आटे में नमक के बराबर भी आपने नहीं पढ़ा अभी तो। हाँ, अच्छा, प्रोविंशियल सूबाई सतह का कानून साज इदारा, प्रोविंशियल असेंबली, भाई खामोश हो जाओ। प्रोविंशियल लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी, ड्यूरेशन 5 years, composition there are 4 provincial assemblies situated in each province. Seats are allocated to each provincial assembly according to their population. Members of provincial assemblies are called MPA, means member of provincial assembly. Qualification must be of 25 years. उसके यानी कि उम्र के लिए जो हद है वो 25 साल है। Must be a citizen of particular province from where he she seeks for membership. तो शरीयत तो यही कहती है कि शी नहीं होनी चाहिए, शरीयत का कानून अलग है, लेकिन अंग्रेज का कानून अलग है। उसी सूबे या उसी इलाके का उसका डोमिसाइल हो जहां से वो एमपीए बन रहा है, उधर का होना उसके लिए सिटीजन उसी खास इलाके का होना ये शर्त है, उसके बगैर अगर होगा तो वो नहीं बन सकता। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2013। चलो इसको यहां तक रखो। अब ये बताओ कि भाई
प्रेजेंटेशन के जो ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 5 वरीशा इरफान सानिया जहरा हो गई थी। अच्छा, ग्रुप नंबर 6 जैद अस्कानी जैन आसिफ 7 गुलशेर हम्माद। कहाँ ये गुलशेर और हम्माद? नहीं हुआ, गुलशेर हम्माद कहाँ हुआ है? ग्रुप नंबर 8 मोहम्मद समी आजान इकबाल हो गए। कहाँ ये, किधर है? जल्दी आ जाए। है किधर? मैंने जिनका नाम लिया है आ जाओ जल्दी। हो गई है 7 8। ग्रुप नंबर 9 अब्दुल कादिर ताहा इमरान 10। भाई ये जो है गजानन हसनैन अवैस ताहा इमरान अब्दुल कादिर, ये हाथ खड़ा करें जरा, सब हाथ खड़ा करें। और कौन है इनमें से? हाथ खड़ा करें। आप अकेले हैं अभी? भाई ये जो स्टूडेंट बता नहीं रहे ना, मेरे पास नोट है, फिर मैं इनको घर जाके ना 0 कर दूंगा सारे ग्रुप्स को। नंबर आपके 10 से 15 नंबर जाए हो जाएंगे सीपी में से, फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। अभी आप बोल रहे हो गई हो गई, मेरे पास लिखा हुआ है, नोट हुआ हुआ है। ये अब्दुल कादिर ताहा इमरान गजानन हसनैन अवैस ये है बैठे हुए, तो आ जाए भाई। जब से आपको टॉपिक दिया हुआ है उसी वक्त से मेंशन किया हुआ है कि प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहे, मिड के बाद फौरन स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक नहीं है, अभी देना है। इनमें से जो रेडी है प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं वो आ जाए। 1 मिनट भी नहीं है, आ जाए इधर, वरना ये ग्रुप में 0 कर रहा हूं। जिसने देनी है वो आ जाए। किस नाम से पीपीटी भेजी थी? किस नाम से भेजी है पीपीटी? अब्दुल कादिर, देखो कहाँ है। जी रास्ता दिए हुए हैं। आ जा, आ जा। चले My name is Abdul Qadir. I will give you a presentation on topic Great Leaders of Pakistan. मोबाइल बंद कर दो। I will explain Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born on 17th of October 1817 in Delhi. He got his primary education from his maternal grandfather, which includes the study of Holy Quran, Arabic, Persian. He acquired excellence in history. After completing his education, he joined government service in 1837. Sir Syed Ahmad Khan wrote many books and journals to remove misunderstanding between the Muslims and the British, and he believed that
and believed that if Muslims did not make good relations with British and so that they may see Hindu community prosper at their expense. Sir Syed Ahmad Khan wanted to improve the social and economic conditions of Muslims, and they forced the Muslims to learn English and embrace British-style education, not only in order to take government jobs, but also to defend Islam against Western criticism. In 1867, Urdu-Hindi controversy was started. The Hindus demand that Urdu should be replaced with Hindi and its Persian script with that of Devanagari script. Sir Syed Ahmad Khan played a very important role in Urdu-Hindi controversy. Sir Syed Ahmad Khan established first school in Moradabad in 1859 and second in 1863 and third school in Aligarh in 1875. And Sir Syed Ahmad Khan was died in 27th March 1898 in Aligarh. Thank you. माशाल्लाह ठीक है नेक्स्ट आर्टिस्ट जल्दी आ जाओ कौन है नेक्स्ट अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। बैकग्राउंड ऑफ कायदे आजम। Introduction. Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah was born in 25 December in 1876 and he was died in 11 September 1948. Muhammad Ali Jinnah was a wealthy merchant background and Jinnah's father was a merchant and was born to a family of textile weavers in the village of Paneli in the Princely. Foundation of Pakistan. Qaeda Azam efforts in the creation of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah was a barrister, politician and the founder of Pakistan. As we dive into the remarkable efforts and sacrifice he made in the creation of Pakistan, shaping the destiny of our nation towards independence, unity and prosperity. Struggle for independence. Qaeda Azam leadership during the freedom movement. Muhammad Ali Jinnah served as the leader of All India Muslim League from 1913 until the inception of Pakistan on 14 August 1947, and then as the Dominion of Pakistan first governor until his death. सर ये भी पढ़ो। मेरे से पूछ लें कायदे आज़म के बारे में कुछ भी। कायदे आज़म कौन थे? और हमारी तरह इंसान थे। सर और किसकी तरह? सर अगर मेरी तरह होते ना, आज मुल्क पे हर बंदा अपने उससे जी रहा होता। सर कायदे आज़म कौन थे? सर कायदे आज़म बचपन में तो पढ़ते नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनको पूरा बता रहा हूँ उनके बारे में सर। सही है, वो पढ़ते नहीं थे, फिर उनके बाबा उनको काम पे ले गए। सही है ना, वो जब काम पे गए उनको पता चला कि काम बहुत मुश्किल है, पढ़ाई आसान है। सही है सर, आप मेरे को आप 10 मिनट का टाइम तो देते, मैं आपको भी बता दा प्रेजेंटेशन देते कि सर इतना तो यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं हुआ सर मुझे। सर आप यकीन करें, जब से पढ़ाई स्टार्ट करिए ना, मतलब नर्सरी से लेके पहली बार कायदे आज़म के बारे में पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा है और मेरा आज का टॉपिक है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए।
अल्लामा इकबाल को उर्दू और फारसी ज़बान का अजीम शायर माना जाता है। अल्लामा इकबाल को जदीद दौर का मुस्लिम फ़लसफ़ी मुफक्किर भी कहा जाता है। अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने MA की डिग्री फ़िलोसफी में हासिल की। उसके बाद वो मज़ीद तालीम जारी रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और 1907 में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। ईरान और अफगानिस्तान में अल्लामा इकबाल का नाम इकबाल लाहौरी के नाम से मशहूर है। अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली शायरी की किताब 1915 में शाया की, जिसका नाम असरार खुदी था और वो फारसी ज़बान में थी। अल्लामा इकबाल का तहरीक पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार था। अल्लामा इकबाल हमेशा मुस्लिम सियासी जमात में सरगर्म रहते थे और मुस्लिम सियासी रहनुमाओं के साथ हमेशा राब्ते में रहते थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों को बेदार किया और उन्हें हिंदुस्तान में मगरिब में होने वाले प्रोपेगेंडों के बारे में बताया। अल्लामा इकबाल की शायरी और उनकी सोच दो कौमी नज़रियों की अक्कासी करती है। अल्लामा इकबाल ने 1930 में होने वाले इलाहाबाद में मुसलमानों को एक आज़ाद कौम का खिताब तस्वुर किया था। अल्लामा इकबाल न सिर्फ एक शायर बल्कि एक अजीम रहनुमा भी थे। आज भी दुनिया में उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में हुआ। अल्लामा इकबाल वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा, जिसका नाम आज पाकिस्तान है। स्टार्ट करूं सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है और मेरा आज टॉपिक है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। Maulana was born in India, Uttar Pradesh in 1885. He was a theologian, writer, orator, and he played a big vital role in a Deoband family. He was a great scholar in the world. He was a student of Khalifa of Sheikhul Hind, Maulana Muhammadul Hasan. He used skillfully writing owing to a tafsir of Holy Quran, owing to his Tasveer Usmani. There are many people who took part in struggle for Pakistan. Maulana was one of the best scholars in the world who took part in who stood with the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. Maulana, with a team of 500 ulama, eliminated the influence of corrupt feudals from the Pakistan movement. मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद उस्मानी जो थे वो पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह भी थे और उनके मेंबर भी थे। मौलाना was died in 1949 and was buried in Karachi. I thank you all. पूरा बता दे तुमने। हेलो गाइस, टुडे माय टॉपिक इज शेख अहमद सरहंदी। इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम पता है सबको। इंट्रोडक्शन। Sheikh Ahmad Sarhandi was born in 26 June 1524. He was died in 26 June 10 December 15